All right, in the previous class you have had an introduction to what is current, electricity, and what are we dealing with in this particular chapter. Let us move on further with the definition of electric current. I had told you basic definition of electric current is the flow of electric charges in a conductor constitutes electric current. अब उसको और थोड़ा specify कर देते हैं. The definition goes something like electric current is defined as the rate of flow of electric charge. Electric current is defined as rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge through cross section of a conductor. अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इंपॉर्टेंट है, रेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. I repeat, electric current is defined as the rate of flow of electric charge through cross section of a conductor. यानी कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, कितना चार्ज पास हो रहा है, दैट इज व्हाट गिव्स यू द करंट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. और एक और चीज़ ये है कि कितने एरिया में पास हो रहा है और कितना टाइम लगा रहा है. फिजिक्स में मैंने कहा था रेट ऑफ समथिंग इज नथिंग बट मीनिंग डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. तो करंट जो होता है रेट ऑफ बोलते हैं, नीचे टी आ जाता है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो ऊपर आएगा चार्ज फ्लो. डन. तो करंट इज नथिंग बट टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो इसका फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अब इसके बाकी चीज़ें, तो I का मतलब है एम्पियर, Q का मतलब है कूलम सेकंड, तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है, ये भी हो गया. अब बाकी आप उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है ना. इसमें दो चीज़ें याद रखने के लायक हैं. करंट जब भी होता है दैट मीन्स charges are flowing, they are flowing through some cross sectional area and they are flowing in what time. अगर more amount of charges are flowing in less amount of time then we will say current is more. ये ऐसे है जैसे कि आप एक पाइप ले लें, ठीक है, पाइप में से पानी जा रहा है, तो फिर अगर मुझे मालूम करना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देन आई विल कॉल दैट एज द अमाउंट ऑफ वाटर. उस पाइप में कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूंगा, ये आपका पाइप जा रहा है, ठीक है, उसमें से एक पॉइंट कंसिडर करूंगा, वहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ले लूँगा, क्रॉस सेक्शन में कितना पानी जा रहा है कितने टाइम में, उसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है. हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन हाउ मच टाइम. That when I find out, I can find out the rate of water flow, meaning the speed with which the water is flowing. तो उसी तरीके से रेट ऑफ वाटर फ्लो जो है आपने फर्स्ट पीयू में अगर सीखा है तो फिर उसका आएगा Q इन टर्म्स ऑफ Q विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इतने वॉल्यूम पानी गया है पाइप से और इतने सेकेंड में गया है. तो Q इक्वल्स वॉल्यूम of the pipe or volume through which the water is flowing divided by the time it is taking. तो उसी तरीके से हीट फ्लो के लिए भी हो सकता है. वैसे ही करंट के लिए कितना चार्ज पास हो रहा है, कितने टाइम में पास हो रहा है और कहाँ पास हो रहा है, किसी भी एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस वायर में पहचानना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर में, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूँगा और उस एरिया में कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं चेक करूंगा, कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं चेक करूंगा. उससे मुझे मिलेगा कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट जा रहा है. हाँ, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज इमेजिनरी, जस्ट लाइक गॉस लॉ, ठीक है. सो दिस इज नाउ कमिंग टू दिस I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. लेट अस एलॉबरेट अ लिटिल बिट मोर. एम्पियर इक्वल्स कूलम पर सेकेंड, ये समझ में आ गया. वी कैन ऑल्सो डिफाइन हियर एज current flow, electric current flow is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. I repeat, current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. ठीक है, तो वो एक डेफिनेशन बन जाता है. अब we also know that Q is equal to NE, Q is equal to NE, ठीक है. यानी अगर चार्ज जो है
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, टोटल चार्ज जो है उसको मैं लिखूंगा कि सम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, देन आई कैन नाउ राइट द फॉर्मूला एज I इज इक्वल टू n की जगह पर q की जगह पर NE बाई टी, I इज इक्वल टू NE बाई टी, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन डाउन। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं कि अच्छा, जो आपने लास्ट ईयर वेलोसिटी के बारे में सीखा था, वेलोसिटी के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी सीखा था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखा था, उसी तरीके से एवरेज करंट भी होता है। एवरेज करंट क्या होगा? सम नेट अमाउंट, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन नेट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन नेट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस करंट मालूम करना है, INS डालोगे। इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ average current, that is limit delta t tends to 0 delta q by delta t, ठीक है, that is dq by dt, that is dq by dt। ये लो, ये मैंने फास्ट इसलिए लिखा क्योंकि गए साल अपने वेलोसिटी में ऑलरेडी सीखा है। I एवरेज इज नथिंग बट डेल्टा q by डेल्टा t। वेलोसिटी के लिए आपने लिखा था V एवरेज इक्वल्स डेल्टा x by डेल्टा t। I इंस्टेंटेनियस की जगह पर V इंस्टेंटेनियस आपने लिखा था लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 V एवरेज, और लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा t, दैट इज dx बाई dt लिखा था। तो उसी तरीके से एवरेज करंट इज नथिंग बट द नेट चार्ज फ्लोइंग इन नेट अमाउंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू, यानी करंट एट एनी इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, यानी एवरेज जो है ये पूरे ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, एवरेज ऑन एन एवरेज कितने टाइम में, यानी समझो 5 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक वायर में, उसको मैं कहूँगा 5 सेकंड में जो फ्लो हो रहा है उसको मैं कहूँगा I एवरेज। जब कैलकुलेट करोगे तो मैं उसको लिखूँगा I एवरेज। लेकिन उन 5 सेकंड में 1 सेकंड, समझो थर्ड सेकंड, एट थर्ड सेकंड मुझे I पहचानना है, देन इट विल बी कॉल्ड एट द इंस्टेंट ऑफ थर्ड सेकंड द करंट इज इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम t इक्वल्स 3 सेकंड्स। तो हुआ क्या, I एवरेज में टाइम ज़्यादा था, उसको छोटा करते 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 एक पॉइंट पर लाएंगे जो पॉइंट हमें चाहिए, दैट पॉइंट जो करंट कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। उसीलिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। पूरा स्टेटमेंट यहीं पर है। इक्वल टू का मतलब होता है इंग्लिश में इज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। जैसे आपने लास्ट ईयर सीखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक पाइप लिया गया है, ठीक है, देन ये समझो A है, ये पॉइंट B है, क्रॉस सेक्शंस ले लेंगे। ठीक है, और ये आपका क्रॉस सेक्शन A, ये आपका क्रॉस सेक्शन B फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब बीच में भी चाहे तो एक और क्रॉस सेक्शन हम ले सकते हैं। समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है इस तरीके से, फ्रॉम A टू B मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रखी है। ठीक है, तो अब ये जो फ्लो होंगे चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जो फ्लो होंगे वो किस तरीके से होंगे? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये कहाँ से आता है? एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर जाती है। आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो उसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मतलब यहाँ पर कोई ना कोई सोर्स चार्ज है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। सिंपल मीनिंग इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग अलोंग A टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम A to B, electrons are moving from B to A. Electrons are moving from B to A. Electrons are moving from B to A. ठीक है, तो यही आपका एक एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में समझ में आएगा। I'll just read it out what this is. Consider any portion AB of a conductor of uniform area of cross section placed under the influence of electric field। यानी कोई भी एक वायर का एक हिस्सा ले लिया है, कंडक्टर का A B लिया है, उसका एक थोड़ा क्रॉस सेक्शन ले लिया है।
अब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर विल मूव फ्रॉम बी टू ए constituting electric current which is equal to amount of charge flowing through the cross section per unit time. यानी जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे that is nothing but the charge. So the net charge divided by the time will give you the current flowing in this particular diagram. ठीक है, तो यहाँ पर चंद चीज़ें आपको सीखनी है, वो ये है कि समझो मैंने एक बैटरी लगा ली, इसे हम बैटरी कहते हैं, ये प्लस साइड है या माइनस साइड है, ठीक है। बैटरी V से डिनोट की जाती है या फिर BA, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिंबल। तो ये मैंने बैटरी यूज़ कर ली, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक बल्ब को, समझ लेना कि ये बल्ब है, ठीक है, डन। व्हेन आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ बल्ब, व्हाट इज़ हैपनिंग, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे, बल्ब में जाएंगे, वापस यूँ चले जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस यूँ फ्लो करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो नेगेटिव चार्जेस कैसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से जा रहे हैं, डन। पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस वे, तो करंट इज़ दिस वे, ठीक है। हुआ एक्चुअली ये है कि जब करंट के बारे में डिस्कवरी हुई थी तो शुरू में अज्यूम कर लिया गया था कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। दिखाई दे रहा है या नहीं? Okay, I think it's high time I change the pen. Just a minute. हाँ, the direction of current is nothing but the direction of positive charges, ठीक है। अब शायद दिखाई दे रहा होगा। The direction of current is nothing but the direction of positive charges, यानी शुरू में जब पहचाना गया था तो यूँ पहचाना गया था कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में है उसको करंट का डायरेक्शन दे दिया गया था। तो तब से लेकर अब तक हमेशा ऐसा ही करंट का डायरेक्शन लिया गया है कि ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यानी अब यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पास हो रहे हैं, वो दरअसल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट जो है ऐसा लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, करंट ऐसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उल्टे तरीके से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन, इट इज़ ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और आई कैन टेक डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो दो तरीके के करंट्स आते हैं। समझो कि एक बैटरी ले लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ी जगह बची है, यहाँ पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। समझो एक बल्ब लगा लिया वापस, और एक बैटरी लगा ली, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होगा इस तरीके से जाने वाला, ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव से जाकर ऐसे आने वाला, इसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन होगा इसको हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, इट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, यानी जो करंट हम लेके चलते हैं। जो उल्टा वाला करंट है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। तो बेसिकली कंडक्टर्स में दो तरीके के करंट्स हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। विच वन डू वी यूज़ कन्वेंशनल करंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो बाद में एम्पियर का डेफिनेशन, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये चीज़ तो हो गई थी, ठीक है। एक और पॉइंट, क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। करंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा हर फिगर में कि करंट तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे वेक्टर होना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करंट इज अ स्केलर। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। करंट इज अ स्केलर,
ये आपके तमाम अब तक के थियरी से उल्टा हो गया। इसमें डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव के तरफ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, नेगेटिव के तरफ पॉजिटिव चार्जेस भाग रहे हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इज टेकन एज करंट डायरेक्शन, करंट इज हैविंग सम मैग्नीट्यूड एज इट इज़ फ्लोइंग। कैसे पहचानोगे? कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लोगे जैसे पहले लिया था, और वहाँ पर I = Q/T डालोगे, करंट मिल जाएगा। और डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है, तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ डायरेक्शन, बट स्टिल वी आर टेलिंग इट टू बी अ स्केलर। क्यों बोल रहे हैं कि वो स्केलर है? ठीक है, तो कोई भी चीज़ वेक्टर होने के लिए, फॉर एनीथिंग टू बी अ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, डायरेक्शन होना ज़रूरी है। यहाँ तक आपने फर्स्ट पीयू में सीखा था। ठीक है, एक थर्ड कंडीशन है, इट शुड फॉलो वेक्टर एडिशन, इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा या फिर वेक्टर एडिशन। एडिशन नहीं, अलजेब्रा ही कर लो, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, जो कि करंट फॉलो नहीं करता। करंट कैसे फॉलो करता है? फॉर एग्जांपल, ये दिखाई दे रहा है इधर, हाँ, फॉर एग्जांपल यूँ करंट आ रहा है ए, बी और सी, ठीक है, यूँ करंट आ रहा है, ठीक है। समझो यहाँ पर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बी में 3 एम्पियर ऐसे जा रहा है, ए से 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उसके बाद सी पर कितना करंट होगा? ठीक है, यहाँ पर करंट होगा 2 + 3 = 5 एम्पियर। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो पता ये चल रहा है कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर डायरेक्शन लेना होता तो इसके लिए कोई एंगल डालते, इसको भी एंगल डालते और वेक्टर एडिशन करते। वेक्टर एडिशन कैसे होता है? अब यहाँ पर जो किया है, इट इज़ सिंपली I1 + I2 = I3, ठीक है। हालांकि वेक्टर के हिसाब से करना हो तो फिर √I1² + I2² + 2I1 I2 cos θ = नेट I3 या IR, ऐसे होना था, जो कि एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया है तो फिर ये गलत पाया गया है। तो इसलिए करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा, इट फॉलोज द नॉर्मल अलजेब्रा, मैथमेटिकल वन। सो दैट्स वाई करंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्केलर। ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट इज अ स्केलर। वाई इज इट अ स्केलर? ओनली रीजन इज बिकॉज इट has direction, it has magnitude, but it does not follow vector algebra, it does not follow vector algebra, ठीक है। I hope this is clear। एक और सिंपल पॉइंट यहाँ पे, करंट I = Q/T लिया है, ठीक है, 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम पे अगर आप याद करोगे, 1 कूलम में Q = N डाल के जब N कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, यानी 1 एम्पियर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। 1 एम्पियर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। 1 कूलम का चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर, ठीक है। तो दिस is another very important understanding of current। और भी चीज़ें हैं, डिटेल में जाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मसलन एक वायर है तो करंट क्या वायर के अंदर फ्लो होता है या वायर के ऊपर? ठीक है, वायर के ऊपर फ्लो होता है सरकमफ्रेंस पे, यानी आउटर सरफेस पे, या वायर के अंदर फ्लो होता है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो इसका जवाब ये है कि करंट फ्लोज इन 2 ways, ठीक है। इट डिपेंड्स वेदर इट इज़ डायरेक्ट करंट और इट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट, AC DC, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। उस डिटेल में हमें नहीं जाना है अब के लिए, बस आपको इतना याद रखना है, पहली क्लास में मैंने बताया कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इंसुलेटर्स में नो चार्ज कैरियर्स, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सॉलिड्स, सॉलिड्स में भी, सॉलिड्स में अच्छा, सॉलिड्स हैव आयॉन्स? यस, दे डू हैव आयॉन्स, बट दे विल नॉट बी मूविंग, दे विल बी इन अ फिक्स्ड पोजिशन। तो कंडक्टर्स में हालांकि आयॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आई रिपीट, कंडक्टर्स हैव आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट करंट बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सम बॉन्डिंग। आयॉन्स, दे आर ऑलरेडी इनटू आयोनिक बॉन्डिंग।
तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है इन कंडक्टर्स। तो वो करंट का डायरेक्शन कैसे लिया जाता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे चल करके हम लोग और भी थोड़ा डिटेल सीखेंगे कि कंडक्टर्स में दरअसल इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं, और जो मूव कर रहे हैं जाहिर सी बात है करंट की बात ही ये है कि हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना फास्ट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। वही तो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो जाहिर सी बात है अगर चार्जेस जल्दी जल्दी मूव करेंगे उनकी कोई वेलोसिटी होगी। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व। तो आगे से अब यहाँ से जो है हमारा एक डेरिवेशन का एक सीज़न या डेरिवेशन का एक सिनेरियो शुरू होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, 3 टर्म्स पर बात करेंगे, और उसके बाद इन टर्म्स को पुराने वाले टर्म्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, लेंथ वगैरह से हम जो है उनको रिलेट करेंगे, एंड फाइनली वी विल गो टू ओम्स लॉ, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दोज थिंग्स. My humble request, please, after you listen to this again, once again you watch. And one more thing, I did not tell this to the girls, I have told it to the boys. जो वीडियो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी एनिमेशन का, हाउ कैपेसिटर वर्क्स, हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ वर्किंग, हाउ द चार्जेस आर मूविंग, उसका एक एनिमेटेड वीडियो मैंने डाला था। वो वीडियो का जो चैनल है उस चैनल में बहुत सारे फिज़िक्स के फिनोमिनाज जो हैं समझाए गए हैं बाय यूजिंग एनिमेशन। आई एडवाइज़ यू गाइज, जब भी आपको फ्री टाइम हो, जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पक्का कर लिया हो थियोरेटिकली, विजुअलाइज करने के लिए और दिमाग में सही कॉन्सेप्ट बैठने के लिए कभी कभार वो 5-8 मिनट के वीडियोस हैं छोटे छोटे, जैसे मोमेंटम का है, फोर्स का है, इलेक्ट्रॉन्स का है, एटम का बिहेवियर है, फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, हर चीज़ पर उसमें वीडियोस बने हैं जो एनिमेशन बता रहे हैं कि अंदर असल होता क्या है, उसी चीज़ को आपको जानना है। तो आई सजेस्ट कि आप उस चीज़ को भी कम से कम एक बार तो आप देखें, ताकि दिमाग में वो एनिमेशन बैठ जाए। दिमाग में एनिमेशन बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा। I hope this is clear. We will continue in the next class with a few derivations. Thank you.